दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने अपने पत्ते खोलकर आम आदमी पार्टी को चौंका दिया। कभी मेयर का चुनाव न लड़ने की बात तो कभी निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने की बात। बीजेपी ने आखिर में इन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। मेयर पद के लिए बीजेपी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया। रेखा गुप्ता लगातार तीसरी बार शालीमार बाग से पार्षद चुनी गई हैं। रेखा गुप्ता इससे पहले भी नगर निगम में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के दौलत राम कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता दिल्ली भाजपा संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम कर चुकी हैं। भाजपा ने डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए कमल बागड़ी के नाम का ऐलान किया। वह रामनगर वार्ड से पार्षद हैं। डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी का मुकाबला आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल से होगा। आले मोहम्मद इकबाल तीसरी बार चांदनी महल वार्ड से पार्षद चुने गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के लिए बीजेपी ने कमलजीत शेहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए किसी निर्दलीय पर दांव लगाने के बजाय अपने ही पार्षदों पर भरोसा जताया है। गजेंद्र दराल जरूर निर्दलीय पार्षद चुने गए, लेकिन उन्होंने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में सभी के मन में है आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय के सामने दिल्ली मेयर पद के लिए बीजेपी से उतरी रेखा गुप्ता बीजेपी की कद्दावर नेता है और तीसरी बार शालीमार बाग से पार्षद चुनी गई। बीजेपी ने नगर निगम में उनके राजनीतिक अनुभव और पार्टी के प्रति वफादारी को देखते हुए मेयर का प्रत्याशी बनाया है। रेखा गुप्ता का मुकाबला आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय से है, जो पहली बार पार्षद चुनी गई हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं। इस तरह से मेयर का चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है। पिछले 15 सालों तक एमसीडी में कब्जा जमाए हुए थी, लेकिन इस बार के नगर निगम चुनाव में बीजेपी के महज 104 पार्षद ही जीत सके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद जीत कर आए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 9 पार्षद हैं और 3 पार्षद निर्दलीय हैं। निर्दलीय पार्षदों में से एक ने बीजेपी ज्वाइन की। इस तरह से बीजेपी के पास कुल पार्षदों की संख्या 105 हो गई, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी के पास नंबर ज्यादा हैं। बीजेपी के दिल्ली में महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता और उप महापौर पद के लिए कमल बागड़ी पर जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए वैध मतों में 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पहले स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 50% मत नहीं मिलने की स्थिति में दोबारा वोटिंग होगी। ऐसे में देखना है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों को कैसे मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बैठाती है। जब तक राहुल गांधी दक्षिण भारत में घूम रहे थे, तब तक तो उनका सेक्युलर चेहरा कांग्रेस दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची, उसके बाद नंबर उत्तर भारत के राज्यों का आया। कांग्रेस ने तुरंत गियर बदलकर राहुल गांधी को परम हिंदू हितैषी बताने की कोशिश की। इतना तक तो ठीक था, लेकिन कांग्रेस के नेता उन्हें भगवान राम से भी बड़ा बताने की कोशिश करने लगे। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम और कांग्रेसियों को भारत बता डाला। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली, भगवान राम के अस्तित्व से इनकार करने वाली कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश के अमरोहा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम हर जगह नहीं पहुंच पाते। उनके भाई भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं। खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में पहुंच गए हैं, अब राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। खुर्शीद यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को सुपर ह्यूमन तक बता डाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुपर ह्यूमन हैं। हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, वहीं राहुल गांधी टी शर्ट में बाहर जा रहे हैं। वह एक योगी की तरह हैं जो अपनी तपस्या ध्यान से कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले इसी साल अक्टूबर में राजस्थान सरकार में मंत्री परसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी को भगवान राम से बड़ा बता दिया था। मीणा ने कहा था कि राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं और भगवान राम से अधिक पैदल चल रहे हैं। त्रेता युग में वनवास के समय भगवान राम ने भी इतनी लंबी यात्रा नहीं की थी। मीणा ने आगे कहा था कि भगवान राम अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे और उससे भी ज्यादा राहुल गांधी की ऐतिहासिक पदयात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में जैसा माहौल है, सांप्रदायिकता का वातावरण बन गया है, उसमें राहुल गांधी देश को जोड़ने का काम करने वाले हैं। साथ ही ये बयान दिया कि इतनी लंबी यात्रा न कभी निकली और न कभी आगे निकल पाएगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब से देवेंद्र फडणवीस ने दिशा सालियान मामले की जांच एसआईटी से कराने का फैसला किया, बीजेपी विधायक नीतीश राणे और निर्दलीय विधायक रवि राणा उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर हमले तेज करने लगे हैं। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत मामले में पोस्टमार्टम टीम से जुड़े रूप कुमार शाह के खुलासों ने उद्धव और आदित्य ठाकरे को मुश्किल में डाल दिया। रूप कुमार शाह ने कहा कि रात के समय जब सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी
कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए आई थी, तब शव को खोलने के बाद गले पर 2-3 निशान थे। उन्होंने कहा कि अगर सुशांत ने फांसी लगाई होती तो उसके गले पर सिर्फ 1 निशान होता, लेकिन गले पर 2 से 3 निशान थे। रूप कुमार शाह ने कहा कि मैं पुख्ता तौर पर कह सकता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। रूप कुमार शाह के इस बयान के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया है। अब तक जिस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे परिवार ठाकरे परिवार पर हमलावर रहा करता था, वो इसके बाद और भी बढ़ गया है। इस मामले में अमरावती के विधायक रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ये मामला खुलेगा तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ जाएगा और उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होने वाली। उन पर महाराष्ट्र सरकार ने एक और जांच शुरू करवाई है। ये जांच अमरावती के केमिस्ट उमेश कोल्हे मामले से जुड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अमरावती की तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आरती सिंह को फोन करके इस मामले की तफ्तीश को एक चोरी के मामले की तरह जांच करने के लिए कहा था। राज्य सरकार अब इस मामले की भी तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब रॉबर्ट वाड्रा ने फर्जीवाड़ा करके किसानों की जमीनें हड़प ली। रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस की सरकार ने फर्जी तरीके से किसानों की जमीन अलॉट कर दी। अब बीजेपी ने इस मामले में प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को अपने रडार पर लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए। वाड्रा पर किसानों की जमीन को हड़पने को लेकर जमीन की खरीदारी में फर्जीवाड़े तक के आरोप लगाए गए। गौरव भाटिया ने कहा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय किसानों की जमीन हड़प ली गई। ये कट्टर पापियों का काम है। कट्टर बेईमान कौन है वो देश जान गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की पोल खुल गई क्योंकि किसानों की जमीन के फर्जी अलॉटमेंट कांग्रेस के समय में हुए थे। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मैं न्यायालय का लेखा पढ़ रहा हूं। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी माता इस काम में थी। आज चीख चीख कर प्रमाण कर रहे हैं कि तुम पापी परिवार हो और तुमने किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया। भाटिया ने कहा कि ये घोटाला 2008 से 2013 के बीच में कांग्रेस की सरकार के समय 125 बीघा सरकारी जमीन का है, लेकिन ये पूरा घोटाला 1000 बीघा जमीन का है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाए कि जमीन उन लोगों को अलॉट की गई जो असल में थे ही नहीं। अलॉटमेंट नत्थाराम और हरिराम के नाम पर हुआ, लेकिन ये लोग ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति थे ही नहीं। इनको किसानों की जमीन दे दी गई। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में भी अपनी सरकार के समय में जमीन घोटाला किया था और किसानों की जमीन हड़प ली थी। ये मामला बीकानेर में जमीन खरीद के संबंध में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है और इस मामले में 21 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के अलावा महेश नागर ने भी ईडी की जांच को सिंगल बेंच में चुनौती दी है। ईडी ने मामले में ECIR एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की थी। इस दौरान स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की लायबिलिटी पार्टनर रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां मॉरीन वाड्रा और पार्टनर महेश नागर ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए थर्ड पार्टी अंतरिम आदेश जारी किया था। इसके चलते रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां मॉरीन वाड्रा और महेश नागर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी है। ईडी ने इससे पहले गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटाने के लिए अदालत के समक्ष अर्जी पेश की थी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बेहद मामूली अंतर से बहुमत पा चुकी आम आदमी पार्टी का अभी मेयर बना नहीं है, लेकिन उसके पार्षद अभी से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और कानून हाथ में लेकर सरकार के नुमाइंदों को धमकी भी दे रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची नगर निगम की टीम को आम आदमी पार्टी के पार्षद बंटी गौतम ने जमकर धमकाया और 6 तारीख के बाद देख लेने की धमकी दी। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था और उसने मेयर पद पर अपना दावा ठोका, लेकिन मेयर चुनाव दिलचस्प बनाते हुए भाजपा ने एक तरफा जीत की आस लगाए बैठी आम आदमी पार्टी के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। भाजपा ने एमसीडी महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उन्हें अपनी जीत पर अभी भी भरोसा नहीं है और अंत समय में उनके पार्षद पाला न बदलने इस बात का डर भी उन्हें लगातार सता रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद अभी से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। निगम की टीम जब कार्रवाई करने कल्याणपुरी पहुंची तो आम आदमी पार्टी के पार्षद बंटी गौतम ने विरोध किया और बुलडोजर के आगे धरने पर बैठ गए। पुलिस और निगम के अधिकारी पार्षद को हटा नहीं पाए। इसके बाद टीम को मौके से वापस लौटना पड़ा। यही नहीं, इस दौरान पार्षद और निगम की टीम के बीच काफी कहासुनी भी हुई। इस दौरान पार्षद ने निगम अधिकारियों को चेतावनी दी कि 6 तारीख के बाद तुम्हें नौकरी लगवाएंगे
बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए 6 जनवरी को मतदान होना है। इसी दिन सदन की स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चुनाव होगा। मेयर पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार की ओर से नामांकन भरे जाने के बाद 6 जनवरी को होने वाला चुनाव दिलचस्प हो गया है। गौरतलब है कि 15 साल से दिल्ली नगर निगम में काबिज भाजपा को इस बार एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी से कम सीटें मिली। निगम के एकीकरण के बाद पहली बार 250 वार्ड्स पर हुए चुनाव में भाजपा 104 सीटों पर तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि चुनाव में कांग्रेस के खाते में मात्र 9 सीटें ही आईं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत का जिन एक बार फिर से बाहर आ चुका है और अब की बार इसके लपेटे में आदित्य ठाकरे के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी हैं। नीतीश राणे और रवि राणा के बाद अब अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने भी उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि अगर इस मामले की सही से जांच हो जाए तो उद्धव ठाकरे और उसके बेटे आदित्य ठाकरे को जेल हो सकती है। नवनीत राणा ने कहा कि ये पूरा मामला इस पर निर्भर करेगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। वो जब चाहेंगे तब ये हो सकता है उद्धव ठाकरे और उनके बेटे जेल चले जाएं। इससे पहले नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा ने कहा था कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस ओपन हुआ, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर फिर से चर्चा तब होने लगी जब देवेंद्र फडणवीस ने उनकी मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत की एसआईटी जांच के आदेश दिए। इसके बाद कूपर अस्पताल में सुशांत सिंह के शव के पोस्टमार्टम के वक्त शामिल रहे एक कर्मचारी के रूप में कुमार शाह ने दावा किया कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का मामला फिर चर्चा में आ गया, लेकिन अब इस मामले में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। गौरतलब है इसके अलावा अमरावती के केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में भी उद्धव ठाकरे घिरे हुए हैं। कोल्हे की हत्या बीजेपी के तत्कालीन प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने की वजह से हुई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए पुलिस अधिकारियों को रॉबरी की वजह से हत्या की दिशा में जांच करने को कहा गया था। वहीं नवनीत राणा ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार की वजह से नागपुर में विधानसभा का शीत सत्र समाप्त हो रहा है, वरना तो ये परंपरा लगातार तोड़ी जा रही थी और सत्र मुंबई में ही आयोजित किया जा रहा था। कई लोग बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनके पटाखे तो फुस साबित हुए। लेकिन अगर जो देवेंद्र फडणवीस ने बम फोड़ दिया तो आदित्य और उद्धव जेल चले जाएंगे। शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा था कि नागपुर के शीत सत्र में कई बम फोड़े जाएंगे। सांसद नवनीत राणा उसी सिलसिले में बोल रही थीं। उन्होंने आगे कहा कि विदर्भ के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अघाड़ी सरकार कभी गंभीर नहीं रही। विदर्भ से जुड़े मुद्दों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता रहा। उद्धव ठाकरे विधायक बनने के बाद पहली बार सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे विदर्भ से जुड़े 10 बड़े काम बता दें तो मैं अपने सांसद होने के नाते मिले हुए 5 साल की सैलरी संजय राउत को दे दूंगी।